हेलो बच्चों, मैथ्स बाय पवन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एनसीईआरटी बुक से हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेट द फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रल करना है तो आपको ये दोनों, एक तो ये साइन और dx लेना पड़ेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखिए, सबसे पहले इंटीग्रल करने के लिए हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं वे सभी याद होने चाहिए और जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वे भी याद होने चाहिए और डिफरेंशिएशन करना भी आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको कैसे करना है। अगर आपको केवल ये इतना मिलता कि 2x होता, केवल 2x, तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते थे। x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था। 2x के साथ में अपोन में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक अलग से कोई फंक्शन मतलब आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप ये फंक्शन बन गया। अब हमारे पास समस्या ये है कि इस फॉर्म में जो क्वेश्चन अब यहाँ पर है, इस फॉर्म में हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रल कर सकूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन। जैसे कि प्रतिस्थापन में क्या होता है कि अगर मैं 2x को कोई अदर वेरिएबल कोई भी मान सकता हूँ, t u कुछ भी, अगर 2x को मैंने माना, मान लीजिए 2x को मैंने माना, t मान लिया। अभी मैं केवल आपको करके दिखा रहा हूँ कि पहचान कैसे होगी ये, और प्रैक्टिस पर भी निर्भर करता है कि प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की उतना ही स्ट्रॉन्ग ये बन जाता है, इस पार्ट जो भी है सब्स्टिट्यूशन का। तो बच्चों 2x इजिकल टू t मैंने एज्यूम कर लिया। जब इंटीग्रल में आप कुछ भी एज्यूम कर दे हो किसी भी पार्ट के इक्वल, तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जैसे 2x इजिकल टू t माना तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। या फिर आप ये कहो कि मैं इस x का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किया, 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि प्लस या माइनस में होता तो 0 बन सकता था, इनटू में है तो उसका कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही चलेगा। और x का हो गया dx, मैं दोनों साइडों को कर रहा हूँ, इसका x के रेस्पेक्ट में, इसका t के रेस्पेक्ट में, और बच्चों इसका t का dt। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने जैसे 2x को t माना था, मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ dt अपॉन 2। मैंने निकाल ली वैल्यू dx के dt अपॉन 2। मैं अगर क्वेश्चन में जाऊँ वापस इन सभी वैल्यूज़ को लेकर, 2x की जगह t और dx की जगह dt अपॉन 2, तो फिर देखते हैं कि क्या फंक्शन बन के आता है। तो 2x को t एज्यूम किया गया था तो t आ गया। इसको कुछ भी एज्यूम नहीं किया गया ना, यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू बन के आ रही है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx को आपने वैल्यू जो बनाई है dx की dt अपॉन 2। अब d के साथ में जो भी वेरिएबल यूज होता है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया जाता है। d के साथ में t है तो t का। अब यहाँ पर जो फंक्शन था वो x की फॉर्म में था और यहाँ एक ऐसा भी मतलब टर्म बच रहा है जिसमें x यूज हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ भी करके समाप्त नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको बाहर लेकर जाऊँ और इसको बाहर लेकर जाऊँ कि 1 और 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर t और dt बच गया और इसका कर दो, तो प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रल भी तो होना था क्योंकि ये तो फंक्शन में दिया हुआ था पहले से। या तो सभी t की फॉर्म में होने चाहिए क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी t की फॉर्म में आए, चाहे आप x की जगह यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के लाओ, कहीं से भी, पूरे जितना भी हमने यहाँ पर एज्यूम किया। तो x की जगह कोई वैल्यू रखी जाएगी, सब t की फॉर्म में आ जाएगा, तो तब ये इंटीग्रल हो सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये 2x को एज्यूम करके हमें कुछ लाभ नहीं मिला,
तो अब आगे देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अब मैं 2x को छोड़कर दूसरे टर्म पर जाता हूँ कि 1 + x² जो नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है या हर में है, उसको मैंने पूरे को मान लिया, यानी कि 1 + x² को मैंने t एज्यूम कर लिया। अब इस पूरे की जगह t को यूज करेंगे, बाद में देखते हैं कि क्या यूज हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अभी हम आगे इसको सोल्व करते, मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी इंटीग्रल में कोई एज्यूम किया जाए, कोई भी टर्म किसी भी उसके इक्वल t के या u के थीटा के, उस केस में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों साइडों का। तो इसका भी होगा, इसका हो गया 0, भूल जाइए। x² का 2x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में होगा तो x² का 2x, x⁴n वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सभी ने। और बच्चों dx भी आएगा t का 1, और वैसे dt भी आएगा इसका। क्लियर हुआ ना भैया। फिर ये कहो कि आपने x का किया t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt आता, t का 1 होगा तो वो dt उधर पहुंच गया, ऐसे भी मान सकते हैं आप। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें बच्चों? एक पहचान तो यही है कि आप जितना आपने डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर टर्म बचा रखा है, उसको देखो कि क्या उसके जैसा ऊपर की तरफ या नीचे कहीं भी बन रहा है, नहीं बन रहा है। जैसे कि 2x × dx, 2x × dx आ गया है ना, समझ रहे हो। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि में बच्चों यही एक खासियत होती है कि अगर आप किसी एक टर्म को एज्यूम करते हैं किसी भी वेरिएबल के, तो उसका डिफ्रेंशिएशन दूसरे टर्म के जैसा बनता है। स्पष्ट बात यह है कि जब भी आप कभी किसी भी टर्म को कुछ वेरिएबल के इक्वल रखो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन दूसरे टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। dx की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, dt/2x। आगे बढ़ो, 2x ऐसी रहने दीजिए। अभी एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, बाद में शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो शॉर्ट भी आप स्वयं भी कर सकते हैं। 1 + x² की जगह t इंटू dx की वैल्यू dt/2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 1/t dt बच गया। और ये है बच्चों log t के इक्वल, log mod of t और प्लस c, t की जगह t की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। t की वैल्यू है 1 + x² प्लस c। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये खासियत होती है कि आप अगर किसी एक टर्म को किसी भी वेरिएबल के इक्वल मानते हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन दूसरे टर्म के इक्वल आना चाहिए। अगर अब आपने ऊपर वाला माना होता तो उसका वो जैसे अपोन में आ गया 1 + x², तो वो अपोन में ही आना चाहिए था। ये खासियत होती है। नीचे वाले को माना तो वो ऊपर है 2x, तो ऊपर ही आया है। देखो अपोन में होता है जैसे 1/, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए ना, जैसा ऊपर है तो ऊपर ही आना चाहिए इसका डिफरेंस, है नीचे है तो नीचे आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, log x² / x। अभी मैंने आपको बोला है कि जब भी आप एज्यूम करो तो दोनों साइडों का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, और दोनों साइडों का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो दूसरा टर्म बचा हुआ होता है उसके जैसा आता है। मैं log x को एज्यूम कर रहा हूँ = t, पावर को वहीं पर रहने दीजिए, केवल log x को एज्यूम किया। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx = dt। x को उधर लेकर जाइए, तो ये आपको कैसे यूज करना होगा बच्चों, साइन, और log x को t एज्यूम किया, t का स्क्वायर / x, और जहाँ dx है उसकी वैल्यू आई है x dt। ये कैंसिल हो गया। अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1/x dx, 1/x dx, उसकी जगह dt। ये केवल प्रैक्टिस से ही है बच्चों, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको ये कॉन्फिडेंस में लेकर आएगा। तो t² का इंटीग्रल करना है t के रेस्पेक्ट में, तो t⁴ और प्लस c, जहाँ t है t की जगह log x को रख दीजिए बच्चों। तो log x की क्यूब और /3 और प्लस c। ओके बच्चों, देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिसको भी हम एज्यूम करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन दूसरे टर्म के या पद के इक्वल आना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। अब समस्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये है कि ये पूरा का पूरा एक टर्म माना जाएगा, पूरा एक x प्लस एक्स log x। अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ तो दूसरे टर्म के यानी कि 1 के जैसा होना चाहिए, dx तो आ ही जाएगा। या फिर आप ये कहिए कि अगर दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों तो कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस log x dx। अब इस 1 प्लस log x को पूरे को आप एज्यूम करो, 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। 1 का अब मैंने बोला था कि डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको दोनों साइडों का, तो 1 का 0 log x का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बच्चों अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, देखो 1 अपॉन में x आ रहा है, अपॉन में x है 1 वो मान सकते हैं, और ये 1 के अपॉन में ये भी और ये भी, ये दोनों 1 के अपॉन में हैं। तो आप इसको ऐसे कीजिए बच्चों, 1 अपॉन इसकी जगह डी टी यूज कर सकते हैं, और 1 प्लस log x की जगह t, तो 1 अपॉन टी इंटू डी एक्स 1 अपॉन log x, x 1 अपॉन एक्स डी एक्स उसकी जगह डी टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? इतना ये थोड़ा कन्फ्यूजन भरा हो सकता है कि 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, इसकी जगह t और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी टी आप सोच रहे होंगे कि जब आपने इसको t माना है तो ये 1 कहाँ से है बच्चों, ये इनटू में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ मैंने t यूज किया और ये 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे को डी टी के इक्वल माना गया है, तो डी टी। क्लियर होगी बात ये वाली है? ठीक है, तो ये 1 अपॉन टी log t के इक्वल हो गया, मतलब log mod ऑफ t प्लस सी, और t की जगह बच्चों t की वैल्यू 1 प्लस log x और प्लस सी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स साइन कोस एक्स डी एक्स। इस कोस एक्स को एज्यूम कीजिए, कोस एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम किया गया है इंटीग्रल में, तो डिफ्रेंशिएशन दोनों साइडों का, कोस का माइनस साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि x का होगा डी एक्स, टी का होगा बच्चों डी टी। अब डायरेक्ट अगर करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस पूरे के टर्म की जगह यानी कि साइन एक्स और डी एक्स की जगह डी टी को यूज किया जा सकता है, ये वाला साइन नहीं। इस साइन के साथ में ये कोस एक्स एक एंगल की जगह काम कर रहा है, तो ये माइनस आप उधर लेकर जाइए, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। माइनस का साइन उधर जाकर प्लस नहीं बनेगा बच्चों, ये वाला आप ये कहते हो कि दोनों साइडों में -1 से मल्टीप्लाई की गई है, तो ये माइनस का प्लस बन गया, वो प्लस था माइनस बन जाएगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी, वो भी माइनस का डी टी। चलिए ठीक है, ये साइन ये रहा, और प्यारे बच्चों इस कोस एक्स को आपने टी एज्यूम किया, टी साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के कोस टी, और माइनस एक पहले से ही है, साइन टी का माइनस का होता है, माइनस कोस टी होगा, माइनस एक पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस टी और प्लस सी। और प्यारे बच्चों कोस ये रहा, और टी की जगह कोस एक्स को यूज करना होगा क्योंकि वो एंगल की जगह काम कर रहा है, प्लस सी। ये आपका हो गया बच्चों इंटीग्रल। आज के लिए केवल इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों।